हाँ बच्चों, चेक करो ऑडियो और वीडियो क्लियर है। चेक करिए ऑडियो और वीडियो क्लियर है। यस सर, कल के लेक्चर नहीं कर पाया था, आज कर सकते हैं। कल का लेक्चर यदि आप नहीं कर पाए हो तो पहले वो देखो। कर सकते हो ऐसा नहीं, तुम्हें समझ में भी आएगा, है ना। आप कर सकते हो, तुम्हें समझ में भी आएगा, मगर मेरा कहना है कि बीच की चीजें स्किप करने से क्या होता है कि वो फिर स्किप ही हो जाती है। तो आप पहले कल का लेक्चर देख लो, फिर आज का लेक्चर देख लेना, है ना। या फिर आज का लेक्चर देख लो और इसके बाद कल वाला लेक्चर अपना रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सारे बच्चे लोगों के? अच्छा, कश्मीर में आज स्नो पड़ रहा है, बहुत सही। किस जगह पे कश्मीर में? किस जगह पे? श्रीनगर में किस जगह पे? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा राजीव, बेटा पहली क्लास है तो आप कोशिश ये करो, पहली क्लास लाइव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पुराने सारे लेक्चर देखते चलो। जो भी अभी 4-5 लेक्चर हुए हैं उनको आप जरूर देख लो। ओके। हाँ अंकित बेटा, आप भी यही करो। अच्छा, श्रीनगर में। तो देखो सारे बच्चों को मैं बता देता हूं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नया बैच है, ठीक है, तो बच्चे जुड़ते रहते हैं। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि पुराने लेक्चर के जैसे, मतलब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर में, अभी तक मैंने देखो क्या पढ़ाया है, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मोल एंड एटॉमिक नंबर। कल एटॉमिक नंबर स्टार्ट किया था, आज एटॉमिक नंबर में और आगे चलेंगे, है ना। लगभग एटॉमिक नंबर हमने खत्म कर दिया था, जो बच्चा कुछ है वो करेंगे। तो सभी बच्चे पुराने लेक्चर को भी देखें, क्योंकि बहुत टाइम है, पूरा साल है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लाइव क्लास को भी अटेंड करते रहे, साथ साथ में पुराने लेक्चर को भी देख के उनको भी कंप्लीट करें। बैकलॉग किसी तरह का क्रिएट मत करें, ठीक है बच्चों। बैकलॉग किसी तरह का क्रिएट मत करें। हाँ यस। हाँ, डीपीपी नंबर 1 अभी सॉल्व करिए, 2 मत सॉल्व करिए, 2 का कॉन्सेप्ट आज पढ़ाऊंगा। अभी आप डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करिए सभी लोग, 2 का कॉन्सेप्ट आज पढ़ाऊंगा, फिर करिएगा। देखो बैच के अंदर मैं सब करा दूंगा, सारी चीजें करा दूंगा, आपको क्लास भी पढ़ा दूंगा, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनवा दे रहा हूं, फार्मूला सीट भी बनवा दे रहा हूं, ठीक है, साथ साथ में थ्योरी सीट भी बनवा दे रहा हूं, और हर तरह का क्वेश्चन करा दूंगा, थ्योरी रिवीजन सीट भी दूंगा आपको। अभी मैं कल प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊंगा आपको, है ना। नहीं ऑफलाइन बेटा अंकित इस साल हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि इस साल का हमारा टारगेट ये है कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन कराना। उसके लिए चाहे डीपीपी सोल्यूशन खुद बनाने पड़े तो खुद बना रहे हैं, है ना। डीपीपी सोल्यूशन हम लोग खुद दे रहे हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी क्या बहुत लगती है, क्योंकि टाइम रहता नहीं है, फिर भी करने पड़ते हैं। हाँ, राज कह रहा है कि सर बार बार पढ़ता हूं भूल जाता हूं, इसीलिए मैंने क्या किया है, इस बार मैंने आपको एक और चीज दूंगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक दूंगा थ्योरी रिवीजन सीट। थ्योरी रिवीजन सीट में क्या होगा, मैंने सारी थ्योरी को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। उससे क्या होगा कि बच्चे को ऐसे थ्योरी रिवाइज करने में टफ लगता है पढ़ पढ़ के, मगर एज ए क्वेश्चन होगी तो उसको करना इजी होगा, एज ए क्वेश्चन होगी तो उसको करना इजी होगा, और जल्दी जल्दी वो रिवाइज भी कर पाएगा, है ना। तो आपको वो ब्लैंक सीट दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप बार बार उसको सॉल्व किया करना, जब भी आपको रिवीजन करना हो बार बार सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने में 20 से 25 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन है, या तो टिक करना है, या करेक्ट करना है, या ट्रू एंड फॉल्स है, या फिलिंग है, किसी तरह का फिल करना है। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी रिवाइज होती चली जाएगी, आपकी थ्योरी रिवाइज होगी। यस, हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा दिया था, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा रहा था, तो एवरेज एटॉमिक मास से ही चैप्टर को उठाऊंगा, एवरेज एटॉमिक मास से ही चैप्टर को उठाऊंगा। सब लोग रेडी हो जाओ, सब लोग रेडी हो जाओ, एवरेज एटॉमिक मास से ही चैप्टर को उठाऊंगा।
चलो भाई रेडी हो जाओ। पहले तो आप लोग टेस्ट दोगे, फिर क्लास स्टार्ट होगी। तो सारे बच्चे टेस्ट के लिए तैयार हैं? सभी लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं? सारे लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? बिल्कुल रहेगी बेटा, जब रहेगी बिल्कुल रहेगी। हाँ बेटा, नोट्स आपको मैं यहां खुद करा रहा हूं, और नोट्स भी दूंगा, फार्मूला सीट भी दूंगा, सब दूंगा। हैंड रिटन सीएसडी नोट्स भी दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में। यस, हाँ ऋतिक, उसका आंसर 199 नहीं है, 200 है उसका आंसर। ईद कब है बेटा? ईद की छुट्टी ईद कब है सलीम? ईद कब है? 7th को। अच्छा अच्छा, 7th क्या है? सैटरडे? डे कौन सा है? 7th को डे कौन सा है? सैटरडे तो बेटा वैसे ही छुट्टी चल रही है इस समय। सैटरडे को आपकी छुट्टी रहती है, सिर्फ मेंटरशिप क्लास होती है। सैटरडे को अभी आपकी सिर्फ मेंटरशिप क्लास होती है, मतलब आपको गाइड करते हैं कि जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपकी डाउट सुनते हैं और उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। तो सलीम, सैटरडे वैसे ही छुट्टी है, सैटरडे भी छुट्टी है, संडे को टेस्ट है। हाँ, संडे को टेस्ट है, तो टेस्ट आप दे लेना। हाँ, संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है। और कोशिश करेंगे कि मेंटरशिप सेशन इस सैटरडे ना रखें, वो मेंटरशिप सेशन फ्राइडे को ले लें। सैटरडे वाला मेंटरशिप सेशन फ्राइडे को इवनिंग में ले लिया जाए, यदि सैटरडे को ईद है तो। चलो अच्छा, आ जाओ। चलिए सारे बच्चे रेडी हो जाइए। हाँ चलो सारे बच्चे अपना जरा एक बार चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा कर दो, क्लास चालू की जाए। सारे बच्चे चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा कर दें, क्लास चालू की जाए आपकी। ठीक है, क्लास चालू करता हूं। सबसे पहले आप टेस्ट दोगे, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। यस, टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सारे बच्चे इसका आंसर दें। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताओ भाई क्या आंसर होगा। जिंक हैज टू स्टेबल आइसोटोप 65 Zn and 68 Zn. Select the possible average atomic weight of zinc in the periodic table. बताइए पॉसिबल एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर दें। पॉसिबल एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आज स्टूडेंट लाइव में थोड़े कम लग रहे हैं, क्लास ऊपर नीचे होने से हुई है क्या ये बात? बताइए। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखो पॉसिबल एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा? छोटे वाले एटॉमिक वेट से बड़ा और बड़े वाले एटॉमिक वेट से छोटा। एवरेज एटॉमिक वेट जो होगा 65 से ज्यादा होगा और 68 से कम होगा। ये 68 से बड़ी वैल्यू है, पॉसिबल नहीं है। ये 68 से बड़ी वैल्यू है, पॉसिबल नहीं है। ये 65 से छोटी वैल्यू है, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही वैल्यू एक ऐसी है जो उनके बीच में, उनके बीच में। तो पॉसिबल आंसर क्या है? सिर्फ बी है, बी है। क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासों को देखें। मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट दिया था कि एवरेज एटॉमिक वेट की वैल्यू हमेशा लोवेस्ट आइसोटोप के एटॉमिक वेट और हाईएस्ट आइसोटोप के एटॉमिक वेट के बीच में ही कहीं रहेगी। हमेशा लोवेस्ट वाले से बड़ी आएगी और बड़े वाले से हमेशा छोटी आएगी एवरेज एटॉमिक वेट। तो एवरेज एटॉमिक वेट की वैल्यू हमेशा इस तरह से आएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2, टीएसडी क्वेश्चन नंबर 2, बताइए
हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिफाइड ग्राम. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16.04 ग्राम. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम. कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं? आपको विजुअल तो है, विजुअल है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. चलिए बताइए, सभी लोग बताएं. देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास. और एटॉमिक मास किस में लिखा जाता है? मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड. तो ये तो सही लिखा है. एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है और वो हमेशा लिखा जाता है किसमें? यूनिफाइड में. अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को ही मोलर एटॉमिक मास कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है मास नंबर इन टर्म ऑफ ग्राम. ये भी सही लिखा है, मास नंबर इन टर्म ऑफ ग्राम. रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास मासलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी होती है और वो मास नंबर के बराबर होता है. इसमें यूनिट लगी है, ये गलत है. एटॉमिक मास यूनिफाइड में होता है, ग्राम में नहीं होता है. ये सही है तो ये गलत है. तो दो सही है और दो गलत है, दो सही है दो गलत है. तो आंसर क्या होगा? बी. आपको मैंने दो क्वेश्चन एज ए टेस्ट दिए हैं. अब बताइए सबके नंबर टेस्ट में कितने हैं? सब लोग अपना स्कोर बताएं टेस्ट में. दो में से किसके कितने सही हैं? यस, दो, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2. यस 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 यस. बहुत सही, बहुत सही. रिजवान आपके जीरो कैसे सही है? पहला दिन है क्या? बेटा लाइक इधर से नहीं है, इधर नेट एकदम मस्त चल रहा है फुल. पहला दिन है. यस, ओके. एक, दो 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 दो, वेरी गुड वेरी गुड. सबके मोस्टली 2 आउट ऑफ 2 सही है. हाँ, सभी बच्चों के मोस्टली 2 आउट ऑफ 2 सही है, किसी का एक सही है. अब देखो यार बच्चों, वेरी गुड. मैंने आप सब बच्चों से कहा है कि आप इतना काम जरूर किया करें. आपको मैंने बताया है आपको क्या काम करना है. आपको जब भी क्लास में आओ तो पहले 5 मिनट पिछली क्लास के सीएसडी रिवाइज कर लो. जब भी क्लास में आओ पिछली क्लास के सीएसडी रिवाइज करके आओ. जैसे ये टेस्ट आप ईमानदारी से दें, जैसे ये टेस्ट आप ईमानदारी से दें. जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो नए जुड़ते जा रहे हैं वो पुराने लेक्चर देखते जाएं, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूंगा उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा. कॉन्सेप्ट वही होंगे, साइंस वही होंगे, मगर पढ़ाने के तरीके में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा. तो प्लीज 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 पुराने लेक्चर देखिए जो रह गए, इनको भी लाइव भी देखते जाइए, उनको भी देखते जाइए, जैसे आप जुड़ जाए. और सारे बच्चे लाइव क्लास करें. आप मेरे साथ आंसर दोगे, मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो मेरे साथ चलते चले जाओगे. आप जब सोचते हो कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा तो फिर तुम करते नहीं हो. दिक्कत यहां है. और जिसकी वजह से आप छूटते चले जाते हो, फिर बैकलॉग बनने लगता है. फिर क्या है? बैकलॉग बनने लगता है. फिर क्या है? बैकलॉग बनने लगता है. तो सभी बच्चे इस बात पर विशेष ध्यान दें. क्लास को एकदम आप उस तरह से लो, जैसे क्लास को इस तरह से लीजिए जैसे आपका लिए सोना जरूरी है, खाना जरूरी है. उसी तरह से आप ऑन टाइम क्लास में आ जाओ और मेरे साथ सारे क्वेश्चन लगाओ, मेरे साथ सारी क्वेश्चन का जवाब दो, जैसे आपको चीजें सीखने को मिले. और क्लास में ही मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करा देता हूं, तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाएगी मेरे साथ साथ. आपका कभी बैकलॉग नहीं बनेगा. और जब कभी बैकलॉग नहीं बनेगा तो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे. नहीं तो बच्चा क्या करता है, अच्छा अभी शाम को रिकॉर्डेड देख लूंगा, अच्छा चलो घूम आता हूं रात में देख लूंगा, अरे यार अब तो नींद आ रही है चलो कल देखूंगा. अब वो बैकलॉग में फंस जाता है और फिर 3 महीने बाद कहता है कि सर मेरा बैकलॉग हो गया, मैं कैसे पढ़ूं, सर मेरा बैकलॉग हो गया, मैं कैसे पढ़ूं. भाई इतना बड़ा टाइम है, सिलेक्शन तुम्हें लेना है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना. ठीक है, अब मैं टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं. 8 जून को जो टेस्ट है, मैंने कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं, 8 जून को जो टेस्ट है उसका सिलेबस है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, मोल,
एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। ये इसका सिलेबस है, ये टेस्ट का सिलेबस है। माइनर टेस्ट है, आधार टेस्ट है आपका, आधार टेस्ट नंबर 1 है, आधार टेस्ट नंबर 1 है। माइनर टेस्ट है आपका ये, अभी शुरुआत में माइनर टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी आएंगे। टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे, डेढ़ घंटे का समय होगा। केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20 और 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो ये माइनर टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर अभी हमारे पास हम टेस्ट की कैटेगरी बताते जाएंगे। आधार टेस्ट है ये, आधार टेस्ट नंबर 1 है ना। आधार टेस्ट का मतलब हुआ नॉर्मल टेस्ट होगा, जैसा नीट में पेपर आता है वैसा ही होगा, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन होंगे। चलिए अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, सारे लोग रेडी हो जाए। हाँ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, पहले वो करा दूं। मैंने कल 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। एक क्वेश्चन ये होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन ये होमवर्क दिया था। यूज द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट मोलर मास, ठीक है, ऑफ नेचुरली ऑकरेंस ऑर्गन इन आइसोटोप। अब देखो, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था। बताओ भाई, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला क्या था? सब बच्चे बताएं, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला क्या था? A1 x1 A2 x2 A3 x3 डिवाइडेड बाई x1 x2 प्लस x3। यही था कि नहीं था? यही था, हाँ। अब मैंने आपको जो पढ़ाया है उसके हिसाब से करो। देखो, मास नंबर कितना है ये दिया है, ये दिया है। अब एबंडेंस ये दिया है, तो A की वैल्यू ये दी है, X की वैल्यू ये दी है। अब आप वैल्यू डालते चले जाओ। तो देखो, मैं यहां से उठा लेता हूं, 36 ले लेता हूं, क्योंकि ये दशमलव में तो बहुत पॉइंट में बहुत दिक्कत आएगी। 36 ले लेता हूं, तो 36 इंटू 0.337 प्लस 38 इंटू 0.063 प्लस 40 इंटू 99.6 डिवाइडेड बाई 0.337, ये हमेशा 100 बनेगा। 0.63 99.6। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हथियार? देखिए, 36 इंटू 0.336, ये आया 12.096 प्लस 38 इंटू 0.063, ये आया 2.394 प्लस 40 इंटू 99.6, ये आया 3984 डिवाइडेड बाई 100। अब इनको जोड़ दो, प्लस 2.394 प्लस 12.096, तो ये आ रहा है 3998.49 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 39.98 एवरेज। 39.98, यस। अब आप सारे बच्चे चेक करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था कि एवरेज हमेशा सबसे छोटे वाले से और जो सबसे बड़ा होगा उसके बीच में आएगा। सबसे छोटा कौन है? 36। सबसे बड़ा कौन है? 40। इनके बीच में आएगा। देखो बीच में आया है, 36 और 40 के बीच में।
दूसरा, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज हमेशा उसी के नियर आएगा। कॉन्सेप्ट दिया था ना, याद है सब मुन्ना, याद है ना? यस, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसके नियर आएगा। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? ये है 0.33, ये है 0.03, ये है 99.6। 40 का परसेंटेज ज्यादा है, देखो 40 के नियरेस्ट है, 40 का परसेंटेज ज्यादा है, 40 के नियरेस्ट है। क्लियर है? क्लियर है? यस यस यस। फिर एक क्वेश्चन ये था जो आपके पेपर में आया हुआ है, अब इसका भी यही कर सकते हो। देखिए, सबसे छोटे वाले का मास कितना है? 199, और सबसे बड़े वाले का मास कितना है? 202। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 199 से बड़ा होगा और 202 से छोटा होगा। इसका मतलब ये गलत आंसर है और ये गलत आंसर है। इससे बड़ा आएगा, इससे छोटा आएगा, तो ये दोनों कट गए। या तो आंसर ये बनेगा या आंसर ये बनेगा। जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसके पास बनेगा। देखो 99 का परसेंटेज ज्यादा है, इसका परसेंटेज ज्यादा है, तो इसके पास ये वैल्यू है या ये वैल्यू है? तो ये वैल्यू इसके पास की है, यही आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा भाई, 99 के नियरेस्ट ये है, ये नहीं है। ये वैल्यू तो इसके नियरेस्ट है, ये वैल्यू इसके नियरेस्ट है। इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है 90%, तो इसके पास की नियरेस्ट वैल्यू ये है, आंसर यही आएगा। अब हम लोग इसको करके देखते हैं। देखो, ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया है मैथ्स का, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक कभी बताता ही नहीं हूं, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया है, केमिस्ट्री में मैथ्स लगा दी है। ये मैथ्स कहता है कि एवरेज हमेशा लोएस्ट नंबर और सबसे हाईएस्ट नंबर के बीच में ही कहीं लाई करेगा, और मैथ्स कहता है कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज उसी के पास में आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं कभी कोई ट्रिक नहीं बताता, जो कुछ भी बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट है मैथ्स। हाँ, हो सकता है केमिस्ट्री में मैंने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया हो और सब्जेक्ट को इजी कर दिया हो सकता है केमिस्ट्री में मैंने मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाया हो और सब्जेक्ट इजी कर दिया हो सकता है मैंने केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगा के सब्जेक्ट इजी कर दिया हो। ध्यान रखिएगा। तो अब कोई बच्चा चाहे तो कर ले भाई। एवरेज निकालने वाला फार्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। फार्मूला बताओ। A1 X1। देखो A1 X1, अच्छा 200 का 90% है, 90% इसका दिया है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 90% इसका दिया है, इसका परसेंटेज ये है, इसका परसेंटेज ये है, तो 90% इसका है। आंसर 200 के पास में आएगा। ये देखो 90%, 8%, 2%, तो टोटल परसेंटेज हमेशा क्या बनेगा? 100। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 18,000, इसको मल्टीप्लाई करो 199 इंटू 8, 1592, 404 डिवाइडेड बाई 100। अब इनको जोड़ो, 18,000 प्लस 1592 प्लस 404, ये आ रहा है 19,996, 19,996 डिवाइडेड बाई 100, 199.96, अप्रोक्सीमेट 200, 199.96। देखो, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है एवरेज उसी के पास में आएगा। 200 का परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो एवरेज उसी के पास में आ रहा है 199.96। 199.96 का मतलब 200। यस 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 यस, 199.96 का मतलब 200। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहां तक बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्लियर है? यस। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जरा उसको समझिए।
चलिए अब सारे बच्चे बात बताएंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा आज मालिकुलर मास। मालिकुलर मास, अब मालिक्यूल पे आ गया। अब बच्चों में मालिक्यूल पे आ गया। बताओ मालिकुलर मास क्या होता है? सारे बच्चे बताएं मालिकुलर मास क्या होता है। तो मालिकुलर मास बताने से पहले मालिक्यूल सुनो कि मालिक्यूल क्या होता है। मालिक्यूल की डिफिनीशन मैं तीसरी बार बता रहा हूं, यदि सारे बच्चों को याद हो तो कम से कम चैप्टर के तीसरी बार बता रहा हूं। मालिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम को मालिक्यूल कहते हैं। मतलब ऐसा स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा एटम है उसको मालिक्यूल कहते हैं। ऐसा स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा एटम है उसको मालिक्यूल कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मालिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मालिक्यूल। मुन्ना इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी में एक से ज्यादा एटम है तो इसका मतलब वो मालिक्यूल बोला जाएगा। अच्छा अब गौर से समझो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, एक से ज्यादा एटम है मालिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम है मालिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम है मालिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम है मालिक्यूल है। अब मालिक्यूल देखो होता क्या है? एटम के नंबर का सम। यदि मैं आपसे पूछूं जरा बताना मुझे वाटर क्या है, तो आप कहोगे वाटर मॉलिक्यूल बना है 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से। यही तो कहोगे आप कि वाटर मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। मैंने कहा ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम से मिलके बनता है। तो इसका मास भी क्या होगा? हमने तुमने सबने पढ़ा है कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? एटम के मास का सम। क्यों क्यों क्यों? मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? एटम के मास का सम। हाँ N2 एलिमेंट है। मॉलिक्यूल जनरल टर्म है, मॉलिक्यूल जनरल टर्म है। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, हो गए बेटा, पुराने वाले लेक्चर को देखिएगा। देखो ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं। यदि वो ग्रुप ऑफ एटम सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है तो एलिमेंट कहते हैं, और वो ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। तो उसको कंपाउंड कहते हैं। अच्छा तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एटम के मास का सम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल का मास हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? एटम के मास का सम कर देंगे। देखिए तो मैंने आपको पढ़ाया कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो क्या होगा बच्चों? उसकी डिफिनीशन क्या होगी? उसकी डिफिनीशन होगी सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल constituents एटम्स। सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम के सम के बराबर मॉलिक्यूल का मास होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर 2 हाइड्रोजन से मिलके बना है, 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 8 यूनिफाइड। तो 2 यूनिफाइड प्लस, सॉरी गलत लिख दिया है, 16 यूनिफाइड होता है। मास लिखना है 16 यूनिफाइड। तो टोटल कितना हो गया? 18 यूनिफाइड हो गया।
टोटल कितना हो गया? 18 यूनिफाइड हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास का सम होता है। कि कौन से एटम का एटॉमिक मास? मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बना होगा उन एटम के मास का सम मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास क्या है? एटॉमिक मास का सम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बच्चे जिद करने लगे, बच्चों ने कहा सर हम करके दिखाएंगे, हम एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। मैंने कहा करो, मैंने कहा करो। आप निकालो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। बच्चे कह रहे हैं सर मैं करके दिखाऊंगा। मैंने कहा कर दो भाई। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 बताइए। 49, 98, ठीक है, जो आप बताएं। 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 8 पंच 40, 48 तो 50 और नन। बताइए कौन सा आंसर सही है? सारे बच्चे आंसर दें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज, देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और टॉप तक ले जाऊंगा। आप बिल्कुल दिमाग खाली करके आओ, उसमें मैं सब अच्छे से लिख दूंगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि फ्यूचर में वो सब बातें आपको याद रहे। बिल्कुल नीचे से उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, और पढ़ाते 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 टॉप तक ले जाऊंगा कि आप चाहो तो IIT मेंस का पेपर दो जाके, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा और बिल्कुल आराम से। यस, देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास का सम। अब बताओ जरा H2SO4 कितने एटम से मिलकर बना है? 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। यही तो है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, सल्फर का एटॉमिक मास 32 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU। अब इनको जोड़ दो, 2 AMU, 32 AMU और 16 चौको 64 यूनिफाइड। तब आप इनको जोड़ोगे तो 98 यूनिफाइड आ जाएगा। 98 यूनिफाइड आ जाएगा। शाहिद नन नहीं आएगा। कैलकुलेशन अच्छे से करो, कैलकुलेशन अच्छे से करो। हाइड्रोजन होता है 1H1, सल्फर होता है 1632, ऑक्सीजन होता है ये। तो इसका एटॉमिक मास 1, इसका 32 और इसका 16। क्लियर है? यस यस यस। 4 आएगा। क्या कह रहे हो यार आप लोग? बी आंसर आपका क्यों नहीं आ रहा है? यूनिट नहीं दिया है। अच्छा 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 अच्छा, यूनिट नहीं दिया इसलिए कह रहे हो। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा दिया है, बिल्कुल सही बात है। यूनिट नहीं दिया तो मैं यूनिट दे देता हूं। हाँ, यूनिट नहीं दिया इसलिए आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे थे। यूनिट नहीं दिया था तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे थे। डी आंसर आप लोग सही लगा रहे थे, मैं ही गलत था। सॉरी, मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे कि मैंने यूनिट नहीं दिए। हाँ, यूनिट नहीं दिया है तो डी आंसर सही था। क्या बात है यार, सीख गए हो। बहुत सही लौंडो, सीख गए हो। यस, यही काम करना है। टीलू टीलू इसी तरह से पढ़ाई करनी है मस्त, कि आप कॉन्सेप्ट पे अडिग रहो। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप मान लो, जो मैंने पढ़ाया है उन कॉन्सेप्ट पे अडिग रहो। जैसे मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने देखा ही नहीं यूनिट क्या है या यूनिट कहां लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप लोगों ने कहा नहीं सर डी आएगा। अरे सर यूनिट तो देखो। यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको अपने अंदर अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊं उस पे भरोसा रखो और उसी के हिसाब से आंसर लिखो। और यही हम लोग करते हैं, यही हम लोग करते हैं। वेरी गुड।
बहुत सही, इलू टीलू। अच्छा, अब जब तुम इतना खेला कर रहे हो तो जरा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जरा थोड़ा सा तुम्हारे साथ मजाक भी कर लेते हैं। आओ, थोड़ा सा परेशान भी कर लेते हैं। आ जाओ, जरा डिफरेंस बताना। मालिकुलर मास, मालिकुलर मास, मोलर, मोलर मास, जरा इनमें डिफरेंस बताना भाई सब लोग कि क्या डिफरेंस होता है। मोलर मास, मालिकुलर मास, ठीक है। मोलर, मालिकुलर मास, मोलर मास, रिलेटिव मालिकुलर मास, इनमें डिफरेंस बताओ। अब गौर से सुनिए, जो डिफिनीशन एटॉमिक मास की थी, डिट्टो वही डिफिनीशन यहां पर मालिकुलर मास की। एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या थी? एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। तो मालिकुलर मास की डिफिनीशन क्या होगी? एक मॉलिक्यूल के मास को मालिकुलर मास कहते हैं, है ना। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। अच्छा, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, तो एटॉमिक मास में क्या था? मास ऑफ सिंगल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। और उसकी वैल्यू कितनी होती थी? वैल्यू बताओ उसकी कितनी होती थी? एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती थी? मास नंबर के बराबर, मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी होगी? मॉलिक्यूलर मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। इसकी वैल्यू कितनी होगी? मॉलिक्यूलर मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। एम क्या है? एम इज ए मॉलिक्यूलर मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास नंबर। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, डिट्टो सेम। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड, मॉलिक्यूलर मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। मॉलिक्यूलर मास नंबर कैसे निकलेगा? एटॉमिक मास नंबर का सम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? एटॉमिक मास नंबर का सम। अच्छा, मोलर एटॉमिक मास क्या होता था? कल पढ़ाया है, कल। मोलर एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता था? एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम का मास। तो डिट्टो यहां पर भी वही होगा, डिट्टो यहां पर भी वही होगा। इसी को आप कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। डिट्टो सेम डिफिनीशन है, बस एटम को मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दो। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर मास नंबर इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास नंबर इन ग्राम। यस, मॉलिक्यूलर मास नंबर इन ग्राम। तो मोलर मास नंबर, मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मोल मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। और एक मोल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? मास नंबर इन टर्म ऑफ ग्राम। जो कल आपने पढ़ा था डिट्टो सेम है। अच्छा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? ये क्या होगा? कोई भी मॉलिक्यूल एक एएमयू से कितने गुना भारी है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका फार्मूला वही होगा, देखो इसका फार्मूला वही है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल
मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, अब एटम की जगह मॉलिक्यूल हो गया, 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 एटम। ठीक है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मास नंबर के बराबर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मास नंबर के बराबर। जैसे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती थी? एटॉमिक मास नंबर के बराबर। जैसे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी एटॉमिक मास नंबर के बराबर। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? मोलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास मोलर मास होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मोल के मास को मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है मास नंबर के बराबर होता है, जो ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल एक एएमयू से कितने गुना भारी है। एक मॉलिक्यूल एक एएमयू से कितने गुना भारी है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यदि सबको ये बात क्लियर है तो इसका आंसर बताओ। यदि सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है, क्या ये बात क्लियर है, तो इसका आंसर बताइए। सारे बच्चे आंसर बताएंगे। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करिए। ठीक है, किसके लिए है? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पहले मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मैंने वैल्यू लिख दी आपके लिए। (44 ग्राम, 44 यूनिफाइड। बताइए किसका क्या मैच है? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं? पहला ऑप्शन ए का मैच है पी, बी का मैच है क्यू, सी का मैच है आर। दूसरा ऑप्शन ए का मैच है आर, बी का मैच है पी और सी का मैच है क्यू। बताइए, सभी बच्चे आंसर बताएं। सभी बच्चे आंसर बताएं, कौन किससे मैच होगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास, और एक मॉलिक्यूल के मास की वैल्यू क्या होती है? मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। मोलर मास क्या होता है? एक मोल मॉलिक्यूल का मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? मास नंबर इन टर्म ऑफ ग्राम। मास नंबर इन टर्म ऑफ ग्राम। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है कि एक मॉलिक्यूल एक एएमयू से कितने गुना भारी है, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मास नंबर के बराबर विदाउट यूनिट। जिसकी वैल्यू होती है मास नंबर के बराबर विदाउट यूनिट। तो क्या आंसर आएगा? सेकंड। यस यस, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। सारी बातें समझ पा रहे हो? क्या गजब की बात करते हो, बहुत अच्छे हो। अब मैं आपको सीएचडी लिखता हूं, फिर इस पर क्वेश्चन कराता हूं। अब मैं आपको इतनी का सीएचडी लिख देता हूं और फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि मैं एक लाइन भी पढ़ाऊंगा तो उसका क्वेश्चन कराऊंगा। बुकों में है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बुक में नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग अपनी तरीके से करते हैं। सीएचडी, सीएचडी। अब ये सीएचडी क्या है आपको सबको पता है। ये आपके शॉर्ट नोट्स है,
यही आपके कॉन्सेप्ट नोट्स है, यही आपकी फार्मूला सीट है। सीएसडी में सब कुछ लिखा है, ठीक है। तो देखो सीएसडी क्या है। पहला पॉइंट है डिफिनीशन, मॉलिक्यूलर मास। ये थ्योरी भी है, इसमें सब कुछ लिखा होगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, कोई अलग से सीट नहीं बनानी है, सब कुछ है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ सिंगल एटम। बस इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट रहेगा, सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। अच्छा, फिर क्या होता है? मोलर मास, या फिर बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मास नंबर इन टर्म ऑफ ग्राम। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मास नंबर इन टर्म ऑफ ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी मास नंबर के बराबर। और फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, बोलते जाओ सब लोग, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई, अरे बेटे बोलो तो सही, डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 एटम। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मास नंबर के बराबर विदाउट यूनिट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? मास नंबर के बराबर विदाउट यूनिट। अभी देखो ये 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, ये 3 पॉइंट पढ़ाए हैं। अच्छा, अब एक और बात, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास का सम। ये तो डिफिनीशन है, मगर निकालोगे कैसे? न्यूमेरिकली निकालोगे कैसे? कैलकुलेट कैसे करोगे? तो इसको कैलकुलेट करने का क्या रास्ता है? कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैसे करते हो कैलकुलेट? सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, ऑल एटम्स। अब सारे बच्चे जरा गौर से सुनेंगे, सारे बच्चे गौर से सुनेंगे। देखो, जब आप एटॉमिक मास की वैल्यू यूनिफाइड में रखोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी यूनिफाइड में आएगा, और वो होगा मॉलिक्यूलर मास। जब एटॉमिक मास की वैल्यू ग्राम में रखोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में आएगा, और वो होगा मोलर मास। तो 1 मोल में कितना मास होता है? 1 मोल में कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, फिर लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है ये, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। इसको कोई भी बच्चा हल्के में मत ले, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, बताओ भाई, 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ये देखो लिखा है। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास इतना होता है। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है। अच्छा, ये बताओ, यदि इस बात को मैं ऐसा लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? यदि इस बात को मैं ऐसा लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल का मास कितना होगा?
इतने मॉलिक्यूल का मास भी कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। क्यों, एक मोल में इतने नंबर होते हैं, एक मोल में इतने नंबर होते हैं। क्लियर, ये बात क्लियर है? तो एक बार सभी बच्चे जरा यस यस लिख दे या लाल हरा पीला नीला कर दे चैट को। ये चार बातें, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन गए। आज अभी मैंने जितना पढ़ाया है बस इतना पढ़ाया है, इसके शॉर्ट नोट्स बन गए। मॉलिक्यूलर मास की भी डिफिनीशन लिख दी, मोलर मास की भी लिख दी, और सबकी डिफिनीशन के साथ साथ सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख दी। यस, तो एक मोल में कितना मास, एक मोल मॉलिक्यूल में कितना मास, मॉलिक्यूलर मास। एक मोल मॉलिक्यूल में कितना मास, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना मास ऑक्युपाई करेंगे, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना मास ऑक्युपाई करेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अब तुम्हारा मन कर रहा है तो ये भी लिख देता हूं, गौर सुनिएगा, गौर सुनिएगा। 22.4 लीटर गैस, 22.4 लीटर आइडियल गैस एट एसटीपी, एट एसटीपी कितना मास ऑक्युपाई करेगी, कितना मास ऑक्युपाई करेगी, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर। 22.4 लीटर गैस, 22.4 लीटर आइडियल गैस एट एसटीपी, ये एक मोल ऑक्युपाई करती है। इतने लीटर गैस एसटीपी पर एक मोल ऑक्युपाई करती है, और एक मोल ऑक्युपाई करती है, इसका मतलब मास कितना ऑक्युपाई करती है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। सबको ये बात क्लियर है? और यदि ये बात क्लियर है तो जरा देखो, मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कुछ अच्छे क्वेश्चनों पे आ रहा हूं, ठीक है? अच्छे से करिएगा, एक एक करके मैं आपको परेशान करूंगा। देखिए देखिए, आप सभी बच्चे करिएगा। इस क्वेश्चन का कोई बच्चा जवाब दे सकता है? ध्यान दीजिएगा, बताइए। 0.01 मोल कंपाउंड X have mass 5 ग्राम। Calculate molecular mass of compound X। A 50 ग्राम, B 100 ग्राम, C ठीक है 500 ग्राम, डी नन। बताओ, बताइए, सारे बच्चे आंसर दें। मैं इसको दो तरह से करके दिखाता हूं। मेथड नंबर 1, मैंने क्या पढ़ाया, एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मैंने डिफिनीशन क्या पढ़ाई है, एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो जरा बताओ, इतने मोल का मास कितना है, इतने मोल का मास कितना है, 5 ग्राम। तो एक मोल का मास कितना होगा, क्यों, एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये देखो, एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यस यस यस। मान लो किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो तुम ऐसे लगा लो यार, ऐसे लगा लो। आपको फार्मूला बताया है, मोल इक्वल टू मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला पढ़ाया है कि नहीं, ये फार्मूला पढ़ाया है ना, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल की वैल्यू दी है, मास की वैल्यू दी है, और मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आपने लगा दिया, अब भी आंसर वही आ गया। ये देखो मेथड नंबर 2। मगर पहला वाला मेथड इजी है, वो आप क्या है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है। ये फार्मूला वाइज है,
ये वाला कॉन्सेप्चुअल है, तो आप इसको भी याद रखो, इसको भी याद रखो, जो आपको सही लगे लगा देना। अब देखो इसी पर मैं एक और क्वेश्चन बिल्डअप करता हूं, डरना नहीं, ना 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 ना। ये देखो कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, नो मुन्ना ना। द फार्मूला ऑफ एन एसिड इज HXO2, the mass of 0.0242 mole of this acid is इतना। What is the atomic mass? मैंने अब क्वेश्चन का लेवल अप कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ कर दिया है, वही क्वेश्चन है मगर टफ कर दिया है। मैं एटॉमिक मास पूछ रहा हूं, बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया एक मोल मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एक मोल के मॉलिक्यूल मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इतने मोल का मास कितना है, इतने मोल का मास कितना है, इतना है। तो एक मोल का मास कितना होगा, एक मोल का जो मास होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। 1.657 डिवाइडेड बाय 0.0242, 68.5। इसका मतलब तुम्हें मॉलिक्यूलर मास मिल गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मिल गया कितना। अब आपको दो डेफिनेशन पढ़ाई है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का सम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास का सम। तो देखो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एक्स, ऐसे लिख देता हूं, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एक्स, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई आप लोग हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास जानते हो, मगर एक्स कौन सा एटम है हमें पता नहीं है, इसका हमें निकालना है। ऑक्सीजन का भी जानते हो। अब आप इसको सॉल्व करो तो आ गया 35.5 ग्राम। तो ये आंसर आ गया। यस यस यस। तो देखो उसी कॉन्सेप्ट से एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हो गया। तो ध्यान रखना, एक मोल मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एक मोल के मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये तुम्हें लग रहा होगा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अरे यार ये तो रद्दी है सर, पता नहीं क्यों इस पे इतना फोकस कर रहे हैं। अभी मैं इसी पर टफ से क्वेश्चन कराऊंगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा, एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट एटम के मास का सम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एटम के मास का सम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ये दोनों पॉइंट को हल्के में मत लेना मुन्ना, जो क्वेश्चन टफ आएगा वो में यही दोनों पॉइंट लग रहे होंगे। फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों पॉइंटों को हल्के में मत लेना, जो क्वेश्चन आएगा टफ इनमें यही पॉइंट लग रहे होंगे। अच्छा तुम यार ये जिद्दी बहुत है, एक तो जिद्दी बहुत हो, कहते हो एक क्वेश्चन और करा दो, कहते हो एक क्वेश्चन और करा दो। अरे मंगेश बेटा जो चल रहा है पहले वो पढ़ो, जो चल रहा है वो पढ़ो, है ना। जिस चीज का लेना देना नहीं, वो कह रहा सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कब शुरू होगी। अरे प्रभु पहले फिजिकल पढ़ो, फिर ऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, मगर पहले जो चल रहा है वो तो पढ़ो। हाँ लो भाई एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन नीट में भी आया है और जेई में भी आया है, ये जेई में भी आ चुका है, दोनों में आ चुका है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है और लिखने का तरीका अलग अलग है।
यहां एक्स वाई है, वहां ए बी है, जेई में ए बी है और यहां एक्स वाई है, और बहुत इजी है, मतलब टफ है, मगर आपको जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उस पर भरोसा। और वो कॉन्सेप्ट याद रखो, ध्यान रखना, जेई के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट और नीट के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको जो मैं सीएसडी देता हूं उसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो, आपका हर क्वेश्चन निकलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड XY2 X3Y2। देखो एक एटम एक्स है, एक एटम वाई है, ये आपस में मिलते हैं और दो कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड है हमारा XY2 और एक कंपाउंड है हमारा X3Y2। When 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट इतने ग्राम, इसके 0.1 मोल का आपको वेट दिया है, इसके 0.1 मोल का वेट दिया है 0.05 ग्राम, नहीं 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, और इसके 0.05 ग्राम का 0.05 मोल का वेट दिया है 9 ग्राम। अब वो पूछ रहा है एटॉमिक वेट ऑफ एक्स और वाई बताओ, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स और वाई बताओ। तो यार एटॉमिक वेट ऑफ एक्स और वाई बताना है, तो देखो आपको मैंने पढ़ाया है कि एटॉमिक वेट का सम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, पढ़ाया है कि नहीं? एटॉमिक वेट का सम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। एटॉमिक वेट का सम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, तो एटॉमिक वेट क्या निकलेगा? एटॉमिक वेट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वाई बराबर मॉलिक्यूलर वेट, 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वाई बराबर मॉलिक्यूलर वेट। यदि मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म। क्यों? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे मिले? इस रिलेशन से, एक मोल के वेट को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, तो एक मोल का वेट कितना आएगा? 100 आएगा। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। एक मोल के वेट को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, तो एक मोल का वेट कितना आएगा? 180 आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। कैसे? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100, इसका कितना है? 180। अब मैंने किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करोगे ये कट गया, तो ये क्या आ गया? माइनस एक्स ए एक्स। क्यों? x माइनस 3x माइनस 2x, x माइनस 3x माइनस 2x, और 100 माइनस 180 माइनस 80, तो ये ax इक्वल टू आ गया 40। तो a का एटॉमिक वेट कितना आ गया? 40। a का एटॉमिक वेट कितना आ गया? 40। अब देखो रिस्पेक्टिवली है, x का एटॉमिक वेट कितना आया? 40, इसमें 40 है, इसमें नहीं है, इसमें 40 नहीं है, 60 है, इसमें भी नहीं है, बस ये आंसर है। अब आप चाहो तो दूसरा निकाल लो, दूसरा निकालना है तो क्या करोगे? a की वैल्यू किसी एक में डाल दोगे, दूसरा आ जाएगा। हाँ, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, कर सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, मगर ये इक्वेशन तब भी बनानी पड़ेगी, ये इक्वेशन तब भी बनानी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। बात समझ में आई? अब बताओ जरा, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया? वही कॉन्सेप्ट लगाया जो अभी पीछे क्वेश्चन में लगाए थे, मगर ये क्वेश्चन लेवल अप है और ये वाला क्वेश्चन हमारा लेवल अप नहीं है। जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा। तो आप चेक करो, क्वेश्चन का लेवल अप बढ़ाना टीचर का काम है, वो कभी भी बढ़ा देगा। ठीक है, देखो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाया, ये सबसे इजी क्वेश्चन था,
उससे थोड़ा लेवल अप कर दिया, ये क्वेश्चन बना दिया वही कॉन्सेप्ट पर, और उससे थोड़ा और ज्यादा लेवल अप कर दिया, ये क्वेश्चन बना दिया उसी कॉन्सेप्ट पर। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट कभी नहीं चेंज होंगे, आपको बस उनको अच्छे से लगाना आना चाहिए, और अच्छे से तभी लगा पाओगे जब उनको अच्छे से समझोगे। हाँ मुस्कान, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, आपसे कहा गया दो एटम है, एक एटम X है, एक एटम Y है, ये दोनों मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं, XY2 X3Y3। अब वो कह रहे हैं कि इस कंपाउंड का 0.1 मोल 10 ग्राम कंटेन करता है, और इस कंपाउंड का 0.05 मोल 9 ग्राम कंटेन करता है। तो X और Y के एटॉमिक वेट बताओ, X और Y के एटॉमिक वेट बताओ। मैंने कहा ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट का सम। तो मैंने लिखा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X प्लस 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y बराबर मॉलिक्यूलर वेट। इस मॉलिक्यूल की इक्वेशन क्या लिखोगे भाई? इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ X प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Y इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह इसका लिख दिया 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ X 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Y इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे मिलेगा? एक मोल के वेट को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अभी पीछे कॉन्सेप्ट लिख के आया हूं। इतने मोल का वेट 10 ग्राम, तो एक मोल का वेट कितना होगा? 100 ग्राम। तो 100 क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। 0.05 मोल का वेट 9 ग्राम, तो एक मोल का वेट कितना होगा? एक मोल का जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, रख दिया मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू। अब सॉल्व कर दिया, अब सॉल्व कर दिया। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई? कर लोगे? अच्छा, अब जरा बच्चों और एक बात समझो, एक बात और बताता हूं। एक होता है टर्म, अब एक और बात, वेपर डेंसिटी, ये क्या होता है ये समझाता हूं। क्या बताने जा रहा हूं? वेपर डेंसिटी। हाँ, यही ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। चैट प्राइवेट कर दिया। अरे ना मुन्ना ना, आइडियल गैस का मतलब होता है वो गैस जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हो। मतलब जो चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है उसको आइडियल गैस कहते हैं। चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर में है, जो अब नीट से कट गया है, जो अब नीट से कट गया है। मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास सेम थिंग है। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम चलेगा। आप मॉलिक्यूलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, बात एक ही है केमिस्ट्री में। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट केमिस्ट्री में एक बात है, ध्यान रखिएगा, मास और वेट फिजिक्स में अलग अलग होता है। फिजिक्स में मास का मतलब एम और वेट का मतलब mg होता है, क्योंकि फिजिक्स में जो पार्टिकल लिए जाते हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मगर केमिस्ट्री में क्या है, एटम और मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, उन पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। नहीं तो एयर ऊपर कैसे उड़ रही है? ये देखो एयर है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये तो नीचे आ जाएगी। इसलिए जब तक केमिस्ट्री चल रही है तो मैं मास लिखूं या वेट लिखूं, एक ही बात मान के चलिएगा, है ना। अच्छा, वेपर डेंसिटी क्या होती है ये बताता हूं, तो सारे बच्चे जरा गौर से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। डेंसिटी बच्चों दो तरह की है, गौर सुनिए, आपको मैं पढ़ा रहा हूं और समझते जाइए, ठीक है। सारे बच्चे देखें, ये है डेंसिटी। डेंसिटी दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी,
जिसको आप डेंसिटी कहते हो, इसी का नाम डेंसिटी होता है। इसी का नाम बच्चों आप क्या कहते हो? इसी को डेंसिटी कहते हो, इसी को आप डेंसिटी कह देते हो ये। और जिसकी डिफिनीशन होती है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे। मतलब D इक्वल टू एम अपॉन वी। और इसकी यूनिट भी होती है। इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट होगी ग्राम पर ml। यदि मैंने इसको ग्राम में मेजर किया, इसको ml में मेजर किया तो ग्राम पर ml। यदि इसको मैंने केजी में मेजर किया और इसको लीटर में मेजर किया तो ग्राम पर लीटर। ऐसी यूनिट होती है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने में। ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब एक होता है ये, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। एक क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या होती है? अब इसको समझो। रिलेटिव डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी। देखो, रिलेटिव डेंसिटी होती है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस या दो अलग अलग गैस का रेशियो होता है। ये दो अलग अलग सब्सटेंस या दो अलग अलग गैस का रेशियो होता है, उनके मास का रेशियो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे निकाले जाते हैं। जिस टेम्परेचर पे इसका मास रखोगे उसी टेम्परेचर पे इसका मास रखोगे, जिस टेम्परेचर पे इसका मास रखोगे उसी टेम्परेचर पे इसका मास रखोगे, जिस प्रेशर पे इसका मास रखोगे उसी प्रेशर पे इसका मास रखोगे। और ये दो तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। क्या इतनी बात समझ पाए? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है क्या? मास ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ अदर सब्सटेंस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे निकाला जाता है अभी समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब देखो ये किस तरह से काम करता है मैं बताता हूं। देखिए बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी दो तरह से चलती है। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। ध्यान दीजिएगा, एक बोलते हैं वेपर डेंसिटी, एक को बोला जाता है वेपर डेंसिटी। ये वाटर के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में निकलती है। देखो, वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, गौर सुनिएगा। देखिए, मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए सब लोग, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में निकलती है इन सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका मोलर मास रखा गया है उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका मोलर मास रखा गया है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आ जाता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2,
और किसी भी गैस का मोलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। और ये ग्राम अपॉन ग्राम कट गया, इसी वजह से वेपर डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। वेपर डेंसिटी क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाली वैल्यू भी ग्राम है, नीचे वाली वैल्यू भी ग्राम है, दोनों जगह आपने क्या लिखा है? मोलर मास ही तो लिखा है। बस नीचे वाली गैस फिक्स है, हमेशा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो देखो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर और प्रेशर इस गैस का होगा वही टेम्परेचर और प्रेशर इस गैस का होगा। तो फार्मूला इसको अब और सॉल्व करने पर वेपर डेंसिटी का फार्मूला आया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 होता है। मगर ऊपर वाली गैस आपने डिफाइन नहीं की है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे? तो वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। नीचे की डेंसिटी, नीचे का मास फिक्स है, हाइड्रोजन गैस है, तो वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी है जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। जब वेपर डेंसिटी दी होगी तो पीछे कोई यूनिट नहीं होगी, और जब एब्सोल्यूट डेंसिटी दी होगी तो पीछे यूनिट होगी। आप कैसे पहचानोगे कि ये वेपर डेंसिटी दी है या एब्सोल्यूट डेंसिटी दी है? आप कैसे पहचानोगे कि ये वेपर डेंसिटी दी है या एब्सोल्यूट डेंसिटी दी है? यदि यूनिट है तो एब्सोल्यूट डेंसिटी है, यदि यूनिट नहीं है तो वेपर डेंसिटी है। क्या बात समझ में आई मुन्ना? मुन्ना, यदि यूनिट है तो एब्सोल्यूट डेंसिटी है, यदि यूनिट नहीं है तो वेपर डेंसिटी है। अच्छा, एक टर्म आपने केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये केमिस्ट्री में यूज नहीं होता है, फिजिक्स में यूज होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये केमिस्ट्री में यूज नहीं होता है, फिजिक्स में यूज होता है। जब रिलेटिव डेंसिटी को वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब रिलेटिव डेंसिटी को वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मगर ये अपने काम की चीज नहीं है, केमिस्ट्री में यूज नहीं होती है, सिर्फ किस में यूज होती है? फिजिक्स में यूज होती है। तो हम लोग इस चीज को ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1। ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? दोनों कट जाएंगे, मगर ये वाटर के रिस्पेक्ट में है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है। तो अब जरा गौर से देखो, अपने को क्या समझना है? यदि डेंसिटी के पीछे यूनिट है तो बताओ कौन सी डेंसिटी है? यदि डेंसिटी के पीछे यूनिट है तो बताओ कौन सी डेंसिटी है? सब लोग बताओ। एब्सोल्यूट डेंसिटी। डेंसिटी के पीछे यूनिट नहीं है तो कौन सी डेंसिटी है? वेपर डेंसिटी है। अब मैं इसका सीएचडी लिख देता हूं। डेंसिटी के पीछे यूनिट है तो इसका मतलब कौन सी डेंसिटी है? सीएचडी किधर गया? डेंसिटी के पीछे यूनिट है तो इसका मतलब कौन सी डेंसिटी है? एब्सोल्यूट डेंसिटी है। और डेंसिटी के पीछे यूनिट नहीं है तो इसका मतलब कौन सी डेंसिटी है? तो देखो हमारी जो डेंसिटी होगी वो 2 तरह की होगी, ठीक है, हमें जो पढ़नी है मेनली। वो 2 तरह की है। एक है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, D इक्वल टू एम अपॉन वी। और ये कैसी होती है? इसकी यूनिट होती है, और यूनिट क्या होगी? ग्राम पर ml या किलोग्राम पर लीटर, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और एक और डेंसिटी होती है
2 वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, उसका फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, और ये कैसी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इतनी बात समझ गए सब लोग। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है वो D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, उसकी यूनिट होती है। वेपर डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होती है और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब ध्यान रखिएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे उसी की वेपर डेंसिटी आएगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे उसी की वेपर डेंसिटी आएगी, या उल्टा बोल दो, जिसका वेपर डेंसिटी रखोगे उसी का मॉलिक्यूलर वेट आएगा। ध्यान रखिए। अभी मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं, गौर से देखिए, मैं CSD अगले पेज पे लिख रहा हूं, इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, जिसका आपने किसी गैस की वेपर डेंसिटी लिखी तो मॉलिक्यूलर वेट भी किसका आएगा, गैस का आएगा। यदि मान लो आपने गैस के मिक्सचर की वेपर डेंसिटी लिखी तो, गैस के मिक्सचर की वेपर डेंसिटी लिखी तो मॉलिक्यूलर वेट भी किसका आएगा, गैस के मिक्सचर का आएगा। और गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को ही कहा जाता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या एवरेज मॉलिक्यूलर मास। गौर से सुनो सभी बच्चे, गौर से सुनिए। जब आप वेपर डेंसिटी इंडिविजुअल गैस की रखोगे तो मॉलिक्यूलर इंडिविजुअल गैस का आएगा। आपने वेपर डेंसिटी गैस के मिक्सचर की रख दी तो मॉलिक्यूलर वेट भी गैस के मिक्सचर का आएगा, और गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको क्लियर होगा, है ना, नहीं तो क्लियर होने में दिक्कत आएगी। देखो, इस क्वेश्चन का जवाब दो, सब लोग बताइएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज 29, then calculate average molecular weight of air। तो सारे बच्चे बताएं, 29, ठीक है, 58, 29 डिवाइडेड बाय 2 कैन नॉट कैलकुलेट, डाटा इनसफिशियंट है, डाटा इनसफिशियंट है इसलिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। आंसर बताओ। अब आप बताओ ये वेपर डेंसिटी किसकी दी है? पहली बात, इसमें यूनिट है नहीं, तो वेपर डेंसिटी किसकी दी है? एयर क्या होता है? एयर होता है मिक्सचर, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। तो ये बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, तो इसका मतलब ये मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है। ये क्या है? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, गैस मिक्सचर। तो जब वेपर डेंसिटी गैस मिक्सचर की है तो मॉलिक्यूलर वेट भी किसका आएगा? गैस मिक्सचर का आएगा। मॉलिक्यूलर वेट भी किसका आएगा? गैस मिक्सचर का आएगा। ये देखो, तो आंसर क्या होगा? क्यों? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। आपने एयर की वेपर डेंसिटी डाली है तो मॉलिक्यूलर वेट भी किसका आएगा? एयर का आएगा। जिसकी वेपर डेंसिटी डालोगे उसी का मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? जिसकी वेपर डेंसिटी डालोगे उसी का मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। अच्छा,
अब इस क्वेश्चन को बताओ, डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज, डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 22. कैलकुलेट molecular weight of गैस X, इसको X गैस कर दो। यदि गैस का नाम पता चल गया तो मॉलिक्यूलर वेट तो ऐसे ही निकाल दोगे, क्वेश्चन की क्या जरूरत है कि नहीं? गैस का नाम पता चल गया तो मॉलिक्यूलर वेट तो ऐसे ही निकाल दोगे। एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए गैस का नाम छुपाना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ गैस X इज 22, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। अब आप बताइए, क्या आंसर है? आंसर दो। क्या डाटा इनसफिशिएंट है? अब देखो, उसने वेपर शब्द छुपा दिया है, मगर बताओ इसके पीछे क्या यूनिट है? नहीं। तो जब इसके पीछे यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये वेपर डेंसिटी दी है। ये आपको परेशान कर रहा है, जैसे आप ये ना समझ पाओ कि ये वेपर डेंसिटी है। आप इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी समझ के सोचो कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। अरे प्रभु, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं है, ये वेपर डेंसिटी दी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे यूनिट नहीं है, और जब यूनिट नहीं है तो क्वेश्चन तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। यस। तो आप ये बात समझ लोगे कौन सी डेंसिटी दी है, कौन सी डेंसिटी नहीं दी है। अच्छा, एक और बात, एक और बात। तो आप जरा देखो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर यदि पेपर में क्वेश्चन आया तो आप धुआं छोड़ते नजर आओगे। अच्छा क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा। इस कॉन्सेप्ट पर गौर सुनिएगा, ठीक है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के दो मेथड है, दो मेथड। एक, पहला मेथड समझो, ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी किसकी? मिक्सचर की। तो अपने आप मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को ही एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड जरा समझो, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू M1 X1 M2 X2 सो ऑन। जैसे एटॉमिक वेट निकलता है, X1 प्लस X2 सो ऑन। अब इसमें वेयर M1 M2 क्या है भाई? मॉलिक्यूल के आइसोटोप थोड़ी होते हैं, ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट है। X1 X2 क्या है? मोल ऑफ गैस, गैसेस के मोल है। ध्यान दीजिए भाई, देखो एटम के आइसोटोप होते हैं। क्या आप में से किसी ने मॉलिक्यूल के आइसोटोप पढ़े? यस या नो बताओ। क्या आप में से किसी ने मॉलिक्यूल के आइसोटोप पढ़े? यस या नो? यस या नो? नहीं। तो फिर मॉलिक्यूल का एवरेज वेट कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूल का एवरेज वेट का मतलब होता है गैस मिक्सचर का वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां M1 M2 गैस के मॉलिक्यूलर वेट है, उस गैस के मिक्सचर में गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, और X1 X2 क्या है? उनके मोल है। उनके क्या है? मोल।
जब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हमेशा टफ होगा, तुम पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये कॉन्सेप्ट करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन टफ आएगा और तुमको पता ही नहीं लग पाएगा कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है। मैं अभी सिखाऊंगा आपको, पहले तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लो। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के दो मेथड है, एक वेपर डेंसिटी इंटू 2, दूसरा ये वाला। और इस कॉन्सेप्ट पे जब क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा टफ क्वेश्चन होगा। उसको करने के लिए आपको, यदि आपने पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है एक क्वेश्चन की भी, तो आप निकाल पाओगे। अचानक सामने क्वेश्चन आ गया तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए जरा गौर से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नीट में अभी तक नहीं आया है, जेई में आया है, मगर नीट में भी आ सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी है। मतलब नीट का कॉन्सेप्ट है, नीट में भी हम पढ़ाते हैं, बस इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन टफ बनता है। गौर से देखिएगा, फिर से पढ़ो सब लोग। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के दो मेथड है, एक वेपर डेंसिटी इंटू 2, यदि मिक्सचर की वेपर डेंसिटी होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और एक रास्ता ये वाला है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, मैं एक क्वेश्चन दिलाता हूं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, पढ़ो जरा, पढ़ो। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेन NO2 एंड N2O4 इज इतना। आपको वेपर डेंसिटी दी है, किसकी दी है जरा बताओ? मिक्सचर की, एट 270 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मोल ऑफ NO2 इन 10 मोल ऑफ मिक्सचर। 10 मोल ऑफ मिक्सचर में वो NO2 के मोल पूछ रहा है। अब गौर से समझो, वेपर डेंसिटी देके मिक्सचर में यदि किसी के मोल पूछे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट। इसका मैं थीम भी लिख देता हूं, जैसे आप लोगों को दिक्कत ना आए। गौर से देखना, वेपर डेंसिटी देकर गिवन करके मिक्सचर में किसी एक गैस के मोल या मोल फ्रैक्शन या मास परसेंटेज पूछता है ना? कैलकुलेट करने को बोलता है। देखो, जब भी कहीं क्वेश्चन का थीम ऐसा हो कि वेपर डेंसिटी, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी देकर मिक्सचर के किसी एक गैस का मोल कैलकुलेट करने को कहे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को कहे, मास परसेंटेज कैलकुलेट करने को कहे, तो ये दो फार्मूले एक साथ यूज करने हैं। कैसे यूज करने मैं अभी करके दिखाऊंगा। ये दो फार्मूले एक साथ यूज करने हैं। सबसे पहले आप थीम समझ गए। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो क्या होगा, वेपर डेंसिटी मिक्सचर की दी होगी और उस मिक्सचर के गैस के मोल पूछे जा रहे होंगे कि भाई उस मिक्सचर में ए गैस के कितने मोल है, बी गैस के कितने मोल है, या ए गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है उस मिक्सचर में, या ए गैस का मास परसेंटेज क्या है उस मिक्सचर में। तो अब दिमाग में रखोगे ना, क्या दिमाग में रखोगे? यदि वेपर डेंसिटी देकर कभी भी गैस के मिक्सचर के मोल, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन कुछ भी पूछेगा तो हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ये फार्मूला 2 बार होल्ड होगा। कैसे 2 बार होल्ड होगा मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। देखिए, उसने कहा कि यार मिक्सचर की वेपर डेंसिटी इतनी है, तो यदि मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी है तो मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी है
तो मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। ये बात यस या नो बताओ, सारे बच्चे बताएं ये बात ठीक है या नहीं, ये बात ठीक है या नहीं, सारे बच्चे बताएं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? भाई मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, और मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हो। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेन NO2 और N2O4 इज इतना। ये ठीक है, यस। अच्छा अब बताओ मिक्सचर में कौन सी दो गैस है? मिक्सचर हमारे पास है 10 मोल, 10 मोल मिक्सचर है, इसमें से एक गैस है NO2 और एक गैस है N2O4। यदि मैं इसके x मोल मान लूं तो जरा बताना बच्चों इसके कितने मोल होंगे? टोटल मिक्सचर कितना है? 10 मोल, उसमें से x मोल ये है तो ये कितना होगा? क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? यहां तक ठीक समझ में आया? अब देखो मैं जोड़ने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 को। उसने कहा गैस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी इतना है, तो 10 मोल मिक्सचर में, 10 मोल मिक्सचर में NO2 गैस के मोल बताओ। यहां तक ठीक है? तो भाई मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। टोटल मोल 10 है, तो यदि ये x है तो ये 10 - x है। अब मुझे बताना, देखना क्वेश्चन खत्म। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दिया है, दिया है, मोल गैस के दिए हैं, दिए हैं, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस पता है। तो अब हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला लगा देंगे फिर से, मगर ये वाला, इससे क्या होगा, x की वैल्यू निकल आएगी, ये वाला लगा देंगे। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के फार्मूले को मैंने फिर लगा दिया, ये देखो। अब मैंने इनकी वैल्यू डाली, वैल्यू डालिए। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इतना है। M1 ये है, तो इसकी वैल्यू निकालो, 46 आएगा। 14 और 16 दूनी 32, 32 और 14 46, और इसके मोल कितने हैं? x। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 92 आएगा। इसके मोल कितने हैं? 10 - x। इसके मोल कितने हैं? x। इसके मोल कितने हैं? 10 - x। ये सही समझ में आया कि नहीं? चेक करो। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू 76.6। M1 इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 + 32 46। इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 × 2 + 16 × 4 92। M1 x1, M2 x2, मैंने बताया है ये मोल है, मोल ऑफ गैस है। आप चेक करो, मैंने बताया है ये मोल ऑफ गैस है। कॉन्सेप्ट में चेक करो जाके, कॉन्सेप्ट में चेक करो। M1 M2 x1 x2 क्या है? M1 M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है, x1 x2 क्या है? मोल ऑफ गैस है। अब इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करिए। 46x 920 92x, ये इधर है, ऐसे हो गया, और ये इससे माइनस हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको माइनस करो इससे, सब लोग माइनस करो। 920 से 746, 920 - 777, 154 आया माइनस का, और ये आ रहा है 46। तो x की वैल्यू निकल आई, माइनस से माइनस कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 46, तो ये आ रहा है 3.347, तो मतलब 3.35 कह सकते हो मोल। तो देखो, ओह, गैस के मोल आ गए, गैस के मोल आ गए, ये देखो।
एक गैस के मोल आ गए तो दूसरे गैस के भी मोल आ गए, एक गैस के मोल आ गए तो दूसरे गैस के भी मोल आ गए, है कि नहीं? देखो, तो देखा, आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ ही नहीं पाओगे कि यार ये कॉन्सेप्ट 2 बार लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पर वेपर डेंसिटी देके गैस मिक्सचर का कुछ भी पूछ ले तो यही कॉन्सेप्ट 2 बार लगाना है। एक बार एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लगा निकालना है और फिर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को इस तरह से अरेंज कर देना है। हाँ हाँ, 10 मोल में कितने मोल है? देन द मोल ऑफ NO2 इन 10 मोल ऑफ मिक्सचर। तो 10 में कितने हैं? NO2 के मोल कितने हैं? 3.34 मोल है। बचे हुए किसके हैं? N2O4 के। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? और ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चनों में से एक होगा जब भी पेपर में आएगा, टफ और लेंदी। और कोई भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। अब इस क्वेश्चन को और भी लेंदी किया जा सकता है, मगर उतना लेंदी मेरे हिसाब से आप में नहीं आएगा। कर लोगे? कर लोगे सब लोग? अच्छे से समझ गए हो? अच्छा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बच्चों ने कहा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मस्त समझे। तो यदि आप लोग मस्त समझे हो तो जरा इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। देखो, अब आप लोगों के लिए होमवर्क। अब आपका होमवर्क क्या है जरा देखो। सब लोग होमवर्क समझे। डीपीपी नंबर 1 कंप्लीट करनी है। डीपीपी नंबर 1 का मैंने सारा टॉपिक पढ़ा दिया, कल तक कंप्लीट कर लीजिएगा। डीपीपी नंबर 1 सब लोग कंप्लीट कर लिए। जिस फोल्डर में आपको क्लास मिलती है उसी फोल्डर के बगल में एक असाइनमेंट का फोल्डर है, उसके बगल में एक अदर का फोल्डर है। अदर वाले फोल्डर के अंदर जाओगे तो वहां पे मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक फोल्डर है, उसको क्लिक करोगे तो डीपीपी का लिंक लगा है, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन का लिंक लगा है और डीपीपी के नोट्स का लिंक लगा है, सॉल्यूशन नोट्स का। कुछ आंसर डीपीपी में गलत है मगर वीडियो सॉल्यूशन में मैंने सही बनाया है, उसको मुझे चेंज कराना है। आज मैं चेंज कराऊंगा, आज मैं चेंज कराऊंगा। तो हो सकता है तुम मेरे से पहले करने लग जाओ, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। जिसके आंसर में कंफ्यूजन हो तो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, वीडियो सॉल्यूशन में मैंने सही कर रखा है, ठीक है? वो टाइपिंग में उसकी मिस्टेक है। तो डीपीपी नंबर 1 सारे बच्चे कवर कर लेंगे और यही टेस्ट नंबर 1 का सिलेबस है। यहां तक टेस्ट नंबर 1 का सिलेबस है जो 8 तारीख को होना है। तो होमवर्क क्या है? सारे बच्चे डीपीपी नंबर 1 को करेंगे, सारे बच्चे डीपीपी नंबर 1 को करेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं करूंगा कैसे, देखूंगा कैसे, कोई दूसरा टीचर आंसर बताएगा तो मैं समझूंगा कैसे? तो बेटा इसके वीडियो सॉल्यूशन मैंने ही बनाया है, तो कोई दूसरा टीचर तुम्हें कुछ नहीं बता रहा है। तुम्हें डीपीपी करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके वीडियो सॉल्यूशन मैंने बना रखे, उसमें लिंक पड़ा है, आप आराम से देखो, मैंने उसमें सब करा रखा है। तो आप डीपीपी नंबर 1, अब आपको डीपीपी डेली करनी पड़ेगी। क्यों? कल मैं जब इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाऊंगा तो अगली डीपीपी है, आपको अल्टरनेट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो डीपीपी नंबर 1 करके आओगे सब लोग अच्छे से। ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क है।
आवाज आ गई? आवाज चेक करो आई? तो 10-12 क्वेश्चन मैं डेली क्लास में करा रहा हूं। इसका मतलब समझ रहे हो, जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा तो यार 100-150 क्वेश्चन तो आपने हमारे साथ कर लिए होंगे। 100-150 क्वेश्चन कम से कम 150 क्वेश्चन, और फिर 150 क्वेश्चन आप कर लोगे जाके डीपीपी में, बहुत क्वेश्चन हो गए। तो आप सारे बच्चे यहां पर क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया करो मेरे साथ, एकदम अटेंड होके, मतलब एकदम बिल्कुल एनर्जी के साथ। ठीक है, कल सारे बच्चे डीपीपी नंबर 1 करके आइएगा। अब मैं मिलूंगा कल। कल आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला टॉपिक कल खत्म भी हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है ना? यस, बाय बाय।